तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 14 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। साइंस के प्रश्न आज कम आए हैं, साइंस को कम करके जीके जीएस का पोर्शन बढ़ा दिया है और मैथ रीजनिंग भी आज अच्छे खासे नंबर में आई है। तो सबकी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाले सारे एग्जाम एनालिसिस के वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दें आज के जो प्रश्न भेजे हैं वो किस किस ने भेजे हैं। रूपेंद्र सिंह जी ने भेजे, इनके 80 नंबर आए हैं और विवेक शुक्ला जी ने भेजे, इनके 80 नंबर आए हैं। इनका स्क्रीनशॉट भी हमने लगा दिया है। काफ़ी सारे प्रश्न इन्होंने भेजे हैं। ठीक है, चलिए साइंस से शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये प्रश्न हमने ऑलरेडी करा रखा है एग्जाम एनालिसिस में ही। जब एक बार प्रश्न आया था कि भाई बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में परमाणु त्रिज्या किस तरह से इफेक्ट करती है, उसी में आपको बताया था कि भाई नीचे जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या किस तरह इफेक्ट करेगी, बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, परमाणु आकार पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस तरह के प्रश्न आज आवर्त सारणी से पूछे गए हैं। प्रश्न है आवर्त सारणी में तत्वों का अरेंजमेंट किस आधार पर किया जाता है। तो बढ़ती परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का अरेंजमेंट किया जाता है। चलिए देख लेते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी बढ़ती परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। इसका मतलब है कि तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में क्षैतिज पंक्तियों में यानी कि आवर्तों में रखा जाता है जो एक परमाणु नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है। यह व्यवस्था तत्वों के रासायनिक गुणों के पैटर्न को अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाती है। तो इस तरह से तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया जाता है। ये आज आपसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी से एक और प्रश्न पूछा गया था, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। उससे पहले आप लोग बता दें भाई जिन लोगों का आगे एग्जाम होने वाला है यानी कि एमपी पुलिस का एग्जाम अभी बचा हुआ है और उन लोगों के पास में एक मौका है। अगर आपने तैयारी की है और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा या फिर आपके मॉक में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि भाई मेन एग्जाम में हमारे अच्छे नंबर आए, 82 नंबर आए, तो अभी आपके पास ये मौका है। आप एमपी पुलिस कांस्टेबल के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ले सकते हैं जो सक्सेस जंक्शन आपको मात्र 179 रुपए में प्रोवाइड करा रहे हैं। आप यहाँ पर नंबर देख सकते हैं मॉक वालों के, मतलब जिन लोगों ने हमारे नोट्स लिए हैं। ये नोट्स की फोटो भी आपको दिख रही होगी। अरविंद जी हैं, इन्होंने 6 दिन इस नोट्स को कंप्लीट किया था और 83 नंबर इनके आए थे। और आज जो प्रश्नों को भेजा है इनका नाम है विवेक कुमार शुक्ला जी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 80 नंबर इनके आए हैं। काफ़ी सारे प्रश्न भी इन्होंने हमें भेजे हैं जिनके बारे में धीरे धीरे सारा डिस्कशन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके नंबर भी अच्छे आ सकते हैं। ये नोट्स आपको मात्र 179 रुपए में उपलब्ध है। इसमें क्या क्या मिलेगा, गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, एमपीजी के इन सब पे कंप्लीट सुपर सिलेक्शन थ्योरी नोट्स रहेंगे। इसके अलावा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट रहेगा, सारी मैराथन की पीडीएफ रहेगी, सारे स्पेशल जो वीडियो हमने बनाई है जैसे स्टेशन कोड हो गया, बांध हो गया और इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इन सब के कंप्लीट नोट्स आपको मिलने वाले हैं मात्र 179 रुपए में। एएसआई एलडीसी के नोट्स भी मात्र 179 रुपए में है। इसके अलावा भाई एमपीएसआई की भर्ती आ गई, आप लोगों को पता है फॉर्म भरने बंद हो चुके हैं अब। ठीक है, और लगभग 1.5 लाख लोगों ने फॉर्म भी डाला है। अब ये भर्ती बहुत दिनों बाद आएगी। ठीक है, तो अभी जिन लोगों ने फॉर्म डाल दिया उनके पास में मौका है, मौके पर चौका लगा लीजिए। एमपीएसआई के कंप्लीट नोट्स सभी 8-9 सब्जेक्ट के मात्र 199 रुपए में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं सक्सेस जंक्शन के द्वारा। कैसे ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में आइए बता देते हैं। छोटी सी प्रक्रिया है, ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर अगर आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल एएसआई एलडीसी के नोट चाहिए तो मात्र 179 रुपए का पेमेंट करना है। अगर आपको एमपीएसआई के नोट चाहिए मात्र 199 का पेमेंट करना है। अगर ये दोनों नोट्स एक साथ में चाहिए तो मात्र 300 रुपए का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा जहां पर आपको आगे की सारी पीडीएफ, सारे नोट्स, सारी स्पेशल वीडियो की पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो जल्दी से नोट्स लेकर के शामिल हो जाइए वर्दी की इस जंग में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपने आवर्त सारणी का अगला प्रश्न पूछा गया है। मेंडलीव के बाद जीव विज्ञान और पादप विज्ञान में आगे रिसर्च किन वैज्ञानिकों ने किया था। मतलब कुल मिलाकर के आवर्त सारणी पर मेंडलीव के बाद में किसने कार्य किया था, तो ये मोसले जी ने आवर्त सारणी पर मेंडलीव के बाद में कार्य किया था। देखिए मेंडलीव के बाद में जे मोसले ने तत्वों की व्यवस्थित सारणी में सबसे महत्वपूर्ण सुधार किया जब उन्होंने दिखाया कि तत्वों की व्यवस्था परमाणु द्रव्यमान के बजाय परमाणु संख्या पर आधारित है। जूलियस लोथर मेयर जैसे अन्य वैज्ञानिकों ने भी परमाणु भार और रासायनिक गुणों के बीच संबंधों पर काम किया, लेकिन मोसले के काम ने आधुनिक आवर्त सारणी का आधार तैयार किया। ठीक है, तो मेंडलीव के बाद में आवर्त सारणी पर किसने काम किया था, मोसले जी ने काम किया था और उनकी ही आवर्त सारणी को मान्यता प्राप्त हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न की हम बात कर रहे थे, इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। जिन लोगों ने लगातार एग्जाम एनालिसिस देखा होगा उनको पता है, अब हमें प्रूफ लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक महोदय कह रहे थे या कह रही थी कि सर आप स्क्रीनशॉट भी लगा दिए कीजिएगा आपने कहाँ पर पढ़ा है। आप
आप डेली एग्जाम एनालिसिस देखेंगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमने ये प्रश्न कहाँ पर पढ़ा है, ठीक है। अब बार बार हम स्क्रीनशॉट लगाएं, इतना टाइम ना हमारे पास में है ना आपके पास में, ठीक है। कल या परसों परसों वाला आप एनालिसिस देखेंगे, उसमें पूछा गया था दाएं से बाएं में, उसमें ही हमने आपको ये सारी बातें बताई थी, ठीक है, कि विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे आने पर घटती है। तो देखो यही पूछा गया, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है। कैसे घटती है आइए देखते हैं। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समूह में नीचे जाने पर परमाणुओं का आकार बढ़ता है, जिससे बाहरी इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण कम हो जाता है। कल यही पूछा गया था कि भाई परमाणु के उस पर आकार पर क्या असर पड़ता है। तो आकार बढ़ता जाता है, विद्युत ऋणात्मकता कम होती जाती है। ये सब हमने कल ही आपको बताया था। जिन लोगों ने नोट्स लिए होंगे वो लोग एग्जाम एनालिसिस की नोट्स में जाकर के देख सकते हैं। परमाणु आकार में वृद्धि होती जाती है। ऊपर से नीचे जब आएंगे आप समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो नए इलेक्ट्रॉनिक सेल कोष जुड़ते जाते हैं, इससे परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। कल फर्स्ट शिफ्ट में यही प्रश्न पूछा गया एग्जैक्ट, ठीक है। और तभी हमने विद्युत ऋणात्मकता के बारे में बताया था। आज आपसे विद्युत ऋणात्मकता पूछ ली है। यही जो है मेन हमारा मोटो रहता है कि एक प्रश्न में इतनी जानकारी आपको दे दे कि अगर उससे रिलेटेड आगे कोई प्रश्न आए तो आप उसे भी आसानी से सॉल्व कर सकें। बाकी आपको यहाँ पर पूरा बताया गया, नाभ की आकर्षण में कमी होती है, ऊपर से नीचे आएंगे तो नाभ की आकर्षण कम होता जाता है। पूरा हमने डिटेल में बता दिया है, पॉज करके आप आराम से पढ़ लीजिएगा। चलो अगला प्रश्न पूछा भाई, अर्थ का तार जो है वो किस धातु का बना होना चाहिए। जो घरों में बिजली लगाई जाती है उसमें जो अर्थ का तार होता है वो किस धातु का बना होना चाहिए। कलर आपको पता है हरे रंग का होता है, कलर पर भी प्रश्न आ चुका है। आज आपसे धातु पूछी गई है तो ये आपका गैल्वेनाइज्ड स्टील का बना हुआ होना चाहिए। अर्थ का तार मुख्य रूप से तांबे या फिर गैल्वेनाइज्ड स्टील का बना होता है। तांबा इसकी उच्च चालकता के कारण सबसे आम विकल्प है। ज़्यादातर हम लोग तांबे के तार का ही इस्तेमाल करते हैं अर्थ के लिए, जबकि गैल्वेनाइज्ड स्टील का उपयोग इसके यांत्रिक गुणों और स्थायित्व के कारण भी किया जाता है, खास करके स्ट्रिप और रॉड अर्थिंग में, ठीक है ना। लेकिन जो स्टील के तार होते हैं वो थोड़े से मतलब कि कम सुचारू होते हैं, अच्छे से नहीं चलते हैं, इसलिए तांबे के तारों का प्रयोग सबसे ज़्यादा अर्थ के रूप में किया जाता है। आज आपसे अर्थ वाले मतलब कि तारों की धातु पूछ ली थी, कल आपसे अर्थ के तार का कलर पूछा था। तो कल हमने तीनों कलर आपको बता दिए थे और तीनों प्रकार के तार भी बता दिए थे। अगला देखिए नंबर 5, अम्ल और क्षार सूचकांक में कौन से लक्षण पाए जाते हैं। अम्ल और क्षार सूचकांक के बारे में आपको बताया था। अनील शब्द भी आपको याद कराया था कि अम्ल जो है वो नीले को लाल कर देता है। और जो आपका एक बताया था छगानी, मतलब छगानी बताया था ना, छगानी में बताया था कि जो क्षार होता है वो लाल को नीला कर देता है। छलानी शब्द हमने आपको बताया था, है ना। तो आज यही पूछा कि भाई वो मतलब कि क्षार सूचकांक काम कैसे करता है। तो रंग परिवर्तन के आधार पर कार्य करता है। तो हमको पता चल जाता है कि हाँ ये अम्ल है और ये क्षार है, ठीक है। देखिए अम्ल और क्षार सूचकांक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अपना रंग बदल देता है, ठीक है। जैसे कि आपका जो लिटमस होता है, लिटमस को हम अम्ल या फिर क्षार सूचकांक कह सकते हैं, ठीक है। देखो जिससे यह पता चलता है कि वह पदार्थ अम्लीय है या फिर क्षारीय है। मुख्य लक्षण क्या है। तो अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसके अलावा कुछ अन्य सूचक जैसे कि हल्दी का रंग भी अम्ल और क्षार के साथ में बदलता रहता है। लेकिन बेसिकली हम प्रयोग किसका करते हैं, लिटमस का ही प्रयोग करते हैं अम्ल और क्षार को पता लगाने के लिए, ठीक है। तो रंग परिवर्तन के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि ये अम्ल है या फिर क्षार है। ये प्रश्न आज आपका पूछा गया था। चलिए देखो, तो अम्ल ये तो हम आपको बता ही चुके हैं, अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। बताया था ना आपको, छलानी यानी कि क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देगा और अनीले यानी कि जो अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल कर देगा। दो शब्द याद रखेंगे तो कभी कंफ्यूज आप लोग नहीं होंगे, ठीक है ना। चलो एमपीजीके की बात करते हैं। अभी साइंस के कुछ प्रश्न और हैं, आगे बताएंगे। एमपीजीके में मड़ीखेड़ा बांध कहाँ पर स्थित है। बांध वाली जो पीडीएफ हमने आपको दी है, जिन लोगों ने नोट्स लिया है उसमें खोल करके देखना। इसके बारे में पूरा डिटेल में हमने आपको मड़ीखेड़ा के बारे में बताया था, ठीक है। पूरा डैम हमने करवा दिया था, कितनी बिजली उत्पादन होती है, कितना मेगावाट बनता है, सब कुछ आपको करवा दिया गया है, ठीक है। तो मड़ीखेड़ा डैम कहाँ पर है, शिवपुरी में स्थित है। आइए इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो मड़ीखेड़ा बांध मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर स्थित है। यह एक बहुउद्देशीय बांध है जो अटल सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। स्थान हो गया शिवपुरी मध्य प्रदेश। नदी कौन सी है, सिंध नदी पर स्थित है। अन्य नाम क्या है, अटल सागर इसका दूसरा नाम है। अगला, मध्य प्रदेश में किस नदी का सिंचाई में योगदान नहीं रहता है। ऑप्शन में अपना केन, बेतवा, नर्मदा वगैरह दी थी, ऑप्शन में गंगा भी दिया। तो भाई गंगा मध्य प्रदेश में तो बहती नहीं है, ना ही गंगा के जल का जो है उपयोग मध्य प्रदेश में किया जाता है। तो गंगा आपका आंसर हो जाएगा। बाकी मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदियों का इस्तेमाल सिंचाई में करते हैं वो देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की सिंचाई में नर्मदा, ताप्ती, बेतवा, चंबल, सोन, केन, माही, बैनगंगा जैसी कई नदियां योगदान देती हैं। इनमें से नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती हैं, जबकि चंबल, बेतवा, सोन और केन
प्रवाही नदियाँ उत्तर पूर्व की ओर बह करके गंगा यमुना प्रणाली का हिस्सा बनती हैं, ठीक है ना। इन नदियों पर बांध और नहरें बना करके सिंचाई की जाती है। नर्मदा और ताप्ती सबसे महत्वपूर्ण है। ये नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं और राज्य के पश्चिमी हिस्सों में सिंचाई में योगदान देती हैं। बेतवा, चंबल ये नदियाँ उत्तर भारत की ओर बहती हैं और मध्य प्रदेश की उत्तरी भागों में सिंचाई में योगदान देती हैं। इसके अलावा सोन और केन को देख लीजिए, ये नदियाँ उत्तर और पूर्व की ओर बहती हैं और राज्य की सिंचाई व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो ये कंप्लीट नदियों के बारे में भी हमने आपको बता दिया है। आगे बढ़ लेते हैं। एक आपसे कर्मयोगी मिशन के बारे में पूछा गया था कि भाई मिशन कर्मयोगी किससे संबंधित है? तो ये सिविल सेवकों से संबंधित है। देखिए, मिशन कर्मयोगी भारतीय सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य शासन में सुधार लाना, सिविल सेवकों को आवश्यक कौशल से लैस करना, सरकार नागरिक संपर्क को बेहतर बनाना है ताकि वे 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसलिए जो है कर्मयोगी मिशन चालू किया गया है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? सिविल सेवाओं में सुधार लाना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी क्षमता निर्माण भी है भाई, मतलब कि सिविल सेवकों की क्षमता में निर्माण करें जिससे कि वे इंटरेक्ट हो सके सही से, जो जितने भी नागरिक हैं, जितने भी युवा हैं, उन सबसे जो आईएएस आईपीएस वगैरह हैं वो अच्छे से इंटरेक्ट हो सकें। इस पर बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, एक भागवत सर है ना, भागवत शर्मा सर है, कौन है, जो एमपी के एसआई हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। और एक जो है डीएसपी सर हैं, वो भी बहुत अच्छा कार्य करते हैं। मतलब कि कुल मिलाकर के कि जितने भी युवा हैं, जितने भी नागरिक हैं, उनके मन से पुलिस के डर को हटाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसरो के नाविक सैटेलाइट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो नेविगेशन के लिए नाविक सैटेलाइट का उपयोग करते हैं। देखिए, इसरो का नाविक, जिसे हम भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के मुख्य रूप से भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए सटीक नेविगेशन, स्थिति निर्धारण और समय सेवाएं प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग नागरिकों के अनुप्रयोग जैसे कि वाहन ट्रैकिंग, आप लोग जीपीएस लगा लेते हो, भाई हमारी गाड़ी कहाँ पर है, हमारी ट्रेन कहाँ पर पहुँच रही है, तो किससे वो फ़ायदा मिल रहा है? वो नाविक से ही फ़ायदा मिल रहा है। आप जीपीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपदा प्रबंधन और स्थलीय, हवाई व समुद्री नेविगेशन के लिए किया जाता है। सैन्य और सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए भी इस सेवा का प्रयोग किया जाता है। तो नाविक के अनुप्रयोग समझ लीजिए, नागरिक अनुप्रयोग, स्थलीय, हवाई, समुद्री नेविगेशन, आपदा प्रबंधन, वाहन ट्रैकिंग, इन सब के लिए हम नाविक का उपयोग करते हैं। ये भारत का इसरो का जो है एक महत्वपूर्ण सैटेलाइट है। अगला देखो, खंडवा से हनुमंतिया टापू के बीच की कुल दूरी पूछी गई थी, कितनी दूरी पर स्थित है? तो 50 किलोमीटर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, खंडवा से हनुमंतिया टापू की कुल दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। यह दूरी खंडवा रेलवे स्टेशन से है और इस रास्ते से हनुमंतिया पहुंचने में आमतौर पर लगभग 1 घंटे का समय लगता है। तो दूरी आपकी 50 किलोमीटर हो जाएगी, समय 1 घंटा हो जाएगा और खंडवा से कैब या टैक्सी करके आसानी से हनुमंतिया टापू पहुंचा जा सकता है। अगला एक प्रश्न और बांध से पूछा गया है और खंडवा के ही बांध से पूछा गया है और ये भी अपने बांध वाले पीडीएफ से ही आया है कि भाई खंडवा में कौन सा बांध स्थित है? तो इंदिरा सागर बांध और ओमकारेश्वर, ये दोनों बांध खंडवा में स्थित है, पुनासा में। देखिए, खंडवा में 2 प्रमुख बांध है, एक है इंदिरा सागर और दूसरा है ओमकारेश्वर। दोनों नर्मदा नदी पर स्थित है। इंदिरा सागर बांध भारत में सबसे बड़े जलाशय क्षमता वाले बांधों में से एक है, जबकि ओमकारेश्वर बांध सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराता है। तो इंदिरा सागर बांध यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नगर के पास में स्थित है और जलाशय में पानी की मात्रा के मामले में भारत का सबसे बड़ा बांध है। ओमकारेश्वर यह खंडवा जिले में मांधाता के ठीक ऊपर नर्मदा नदी पर स्थित है। इसका नाम पास के ओमकारेश्वर मंदिर के नाम पर रखा गया है। तो ये दोनों डैम भी आज पूछे गए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला 2011 की जनगणना के अनुसार, कल भी जनगणना से प्रश्न आया था और आज भी आया है कि किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये आपका बिहार है, जिसकी साक्षरता दर सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में सबसे कम साक्षरता दर थी, जो लगभग 61.8% थी। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की गई है, जो 66.95 थी। तो पहले पर बिहार है, दूसरे पर अरुणाचल है, ठीक है। तो बिहार हो गया, अरुणाचल, ये दोनों हमने आपको बता दिया। सबसे कम साक्षरता वाला अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे, आगे केंद्र शासित प्रदेश पूछ सकते हैं, तो दादरा और नगर हवेली है, जिसकी 76.24 है। आगे बढ़ते अगला, खजुराहो मंदिर जो है उसमें 64 योगिनी मंदिर जो है वो कौन से देवता को समर्पित है? तो देवी काली को समर्पित है 64 योगिनी मंदिर। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। तो खजुराहो के 64 योगिनी मंदिर में मुख्य रूप से देवी काली और 64 योगिनियों की पूजा की जाती है। यह मंदिर तंत्र साधना से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह माना जाता है कि 65वें कक्ष में स्वयं काली को स्थापित किया गया था, जो कि 64 योगिनियों का नेतृत्व करती हैं। तो तंत्र साधना के लिए इस मंदिर का उपयोग किया जाता है। तो मुख्य देवता की बात करें, देवी काली हो गई, जिन्हें आदिशक्ति के एक रूप माना जाता है। अन्य देवता कौन है? तो 64 कक्षों में 64 योगिनियों को समर्पित है। ये देवी काली की शक्ति का ही रूप मानी जाती हैं और प्रत्येक की अपनी अपनी विशेष व्यवस्थाएं हैं। तो देवी काली को समर्पित है 64 योगिनी मंदिर खजुराहो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी नदी गंगा और यमुना में जाकर के मिल जाती है? ऑप्शन में चंबल, बेतवा, सोन, केन दिया गया था। ये चारों नदियां जो हैं वो यमुना और गंगा
में मिलती हैं। मतलब ये 3 नदियाँ जो हैं वो सीधे जाकर के यमुना में मिलती हैं और जो सोन नदी है वो सीधे जाकर के गंगा में मिलती है। लेकिन चारों ऑप्शन में थे तो चारों आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, तो चंबल, बेतवा, केन नदियाँ यमुना में मिलती हैं जो बाद में गंगा में मिल जाती है। इनमें से सोन नदी एक ऐसी नदी है जो सीधे गंगा में मिलती है। काफ़ी बार आपको बताया है, अमरकंटक की पहाड़ी है, यहाँ से सोन निकलेगी, इधर जाएगी, ठीक है, गंगा में मिलेगी, पटना के पास बिहार में गंगा जाकर के बंगाल की खाड़ी में, यहाँ से नर्मदा निकलेगी, इस तरह बहती हुई अरेबियन सी में आकर के नर्मदा गिर जाती है। इसके पैरेलल कौन सी नदी बहती है, तो इसके पैरेलल कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे कि कौन सी नदी इसके पैरेलल बहती है और एस्चुरी का निर्माण करती है, और ये नदी भी जाकर के अरेबियन सी में गिर जाती है। दोनों को विभाजित करने के लिए बीच में सतपुड़ा पठार श्रृंखला होती है। अब ये नदी कौन सी है, आप लोग कमेंट में कमेंट करना, ठीक है। चलो, तो देखो, जबकि अन्य तीनों नदियाँ यमुना नदी की सहायक नदी हैं। तो चंबल, बेतवा, केन ये सभी यमुना की सहायक नदी हैं। सोन नदी जो है वो सीधे गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। अगला देखिए, तो नदियों से बहुत प्रश्न बन रहे हैं, तो आज एक काम करते हैं, देखो टाइम मिलता है तो आपके लिए नदियों की 100 प्रश्न वाली एक वीडियो बना देंगे, है ना। संविधान का ब्लूप्रिंट किस एक्ट को कहा जाता है, तो 1935 के एक्ट को संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। लगभग 80% जो मामला है वो पूरा यहीं से लिया गया है भारतीय संविधान में। देखिए, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है क्योंकि इसने भारतीय संविधान के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की है। इस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की और प्रांतों को स्वायत्तता दी, जिससे भारत में लोकतंत्र की नींव पड़ी थी। तो 1935 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कौन कौन से प्रावधान लिए वो देख लो। तो केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई 1935 के एक्ट से, भारत के संविधान ने भी इसको अपनाया। प्रांतों को स्वायत्तता दी, भारत के संविधान ने भी प्रांतों को स्वायत्तता दी। संघीय अदालत और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ये सारे प्रस्ताव जो हैं 1935 के एक्ट में दिए गए थे। सेम टू सेम हमने यहाँ पर अपने संविधान में कॉपी कर लिए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया, 1847 से 1856 तक किस मुगल सम्राट ने अपने दरबार में कथक नृत्य को प्राथमिकता दी थी, कथक नृत्य करवाया था। सही आंसर वाजिद अली शाह हो जाएगा। देखिए, 1847 से 1856 तक वाजिद अली शाह ने दरबार में कथक का संरक्षण और प्रचार किया। हालांकि वे अवध के नवाब थे, ना कि मुगल सम्राट। तो ये मतलब कि मुगल सम्राट नहीं थे, अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। उन्होंने कथक को प्राथमिकता दी थी, ठीक है। और ऑप्शन में वाजिद अली शाह दिया गया था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो वे कथक के प्रमुख संरक्षक थे। उन्होंने इस शास्त्रीय नृत्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इनका टाइमिंग क्या रही, 1847 से 1856 रही है, और ये अवध के अंतिम नवाब थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला देखो, फिर से एक्ट से ही पूछा गया है, पॉलिटी से ही, कि फूट डालो शासन करो एक्ट को, मतलब किस एक्ट को फूट डालो शासन करो एक्ट माना जाता है। तो 1909 का जो एक्ट है इसे फूट डालो शासन करो एक्ट मानते हैं। क्यों मानते हैं, देख लेते हैं। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार, फूट डालो और राज करो की नीति के कारण माना जाता है, क्योंकि इसने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की, जिससे सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा मिला। इस अधिनियम के तहत मुस्लिम सदस्य केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुने जा सकते हैं, जिससे अलगाववाद की नींव पड़ी थी, और इसलिए 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट को फूट डालो शासन करो एक्ट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर। चंद्रमा के चारों तरफ जो धुंध दिखाई देती है वो किस वजह से दिखाई देती है, तो देखते हैं। चंद्रमा के चारों तरफ धुंध या फिर प्रभामंडल उच्च ऊंचाई वाले सिरस बादलों में मौजूद बर्फ के क्रिस्टल के कारण दिखाई देती है। ये क्रिस्टल चंद्रमा से आने वाले प्रकाश को अपरिवर्तित या फिर परावर्तित करते हैं, जिससे गोलाकार घेरा या फिर प्रभामंडल बनता है। यदि वातावरण में मौजूद पानी की छोटी छोटी बूंदें हों, यह प्रभाव एक धुंधली रंगीन कोरोना के कारण भी दिख सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है, चंद्रमा है, चंद्रमा से जो प्रकाश निकल रहा है उसको वापस रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर जो छोटे छोटे बादल मौजूद होते हैं, जो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े मौजूद होते हैं, इसकी वजह से चंद्रमा के चारों तरफ एक प्रभामंडल दिखाई देता है। तो ये मुख्य रीजन है चंद्रमा के चारों तरफ धुंध के दिखाई देने का, ठीक है भाई। चलिए, तो ये आपका जीके जीएस करंट अफेयर साइंस हो गया। बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में पहला प्रश्न देखिए, आज आपका हाइट एंड डिस्टेंस से 2 प्रश्न पूछे गए थे। एक टावर से जमीन पर 20 मीटर की दूरी पर कोण जो है वो 60 डिग्री बन रहा है। तो टावर की ऊंचाई आपको बतानी थी, यानी टावर की ऊंचाई आपसे पूछी थी, दूरी यहाँ पर 20 मीटर दी गई थी, एंगल 60 बन रहा था, तो उन्नयन कोण 60 बन रहा था, आपको टावर की ऊंचाई बतानी थी। अगला, एक समद्विबाहु त्रिभुज का ब्रिज बनाया जाए और 30 डिग्री कोण पर सेट करके रखा जाए, तो आने वाली किरण का विखंडन किस तरह से होगा। अगला, एक दुकानदार 6000 रुपए की एक वस्तु पर 20% का बट्टा देता है, फिर 20% की छूट देता है, तो भाई विक्रय मूल्य बताइए कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। एक और आपका हाइट डिस्टेंस से पूछा गया था, 45 मीटर ऊंचाई के टावर से नीचे खड़ी एक जीप को 30 डिग्री के कोण से देखा जाता है, तो जीप और टावर के बीच की दूरी आपको बतानी थी। ये 45 था, ये 30 था, और इसकी दूरी आपको बतानी थी, ठीक है। आगे, स्पर्श रेखा वृत्त के किस बिंदु पर लंबवत काटती है, तो 90 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो स्पर्श रेखा कैसे काटेगी, 90 डिग्री पर काटेगी, ये पूछा गया था। अर्धगोले का आयतन पूछा गया था, बिल्कुल उस पर आधारित था, सूत्र पर आधारित था। अगला,
50,000 की धनराशि पर 10% की छूट दी जाती है, तो भाई कितने रुपए की छूट दी गई, ये आपसे पूछा गया था। अगला, 12% की छूट पर किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचा जाता है, तो वस्तु की ओरिजिनल प्राइस क्या थी, मार्केट प्राइस क्या थी, वो आपसे पूछा गया था। अगला, दिल्ली में रहने वाले 50 लोगों के परिवार का औसत खर्चा 12,000 रुपए है। ठीक है, आगे क्या होता है, आगे होता है कि भाई 10 लोग इसमें और शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो 10 लोग शामिल हो जाते हैं तो उनका औसत खर्चा 15,000 रुपए हो जाता है, तो भाई औसत परिवर्तन कितना हुआ है, ये आपसे पूछा गया था। अगला देखिए, एग्जैक्ट प्रश्न ही हमको मिल गया भैया, है ना। चलो, 2 पुरुष 3 महिला मिलकर के एक काम को 12 दिन में करते हैं, 4 पुरुष 6 महिला मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे, टाइम एंड वर्क से पूछा गया था। 180 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करना है, तो स्पीड आपकी क्या होनी चाहिए, वो आपसे पूछा गया था, चाल पूछी गई थी। अगला, पार्टनरशिप से एक प्रश्न था, एक प्रश्न माध्यिका से, सांख्यिकी से एक प्रश्न, प्रॉफिट लॉस के 2 प्रश्न देखने को मिले हैं, दोनों प्रश्न हमने आपको बता ही दिए कौन कौन से पूछे गए थे। एसआई का एक प्रश्न था और एक प्रश्न प्रिज्म से पूछा गया था। तो ये पूरा मैथ का लेखा जोखा हो गया। बात करते हैं रीजनिंग की, आइए देखते हैं। तो रीजनिंग में एक प्रश्न आया था, सिरोन एक बच्चे को खेलता हुआ देखकर कहता है, वह मेरे भाई के बहन के पति का बच्चा है, तो सिरोन जो है वो उस बच्चे से कैसे संबंधित है। अगला कुछ इस तरह से पूछा गया था, 22 गुणा 3 बराबर प्लस 66, 66 गुणा 3 बराबर प्लस 98, 198 गुणा 3 बराबर प्लस 594, तो अगला अंक कौन सा आएगा। इसके बाद में सूर्य, तारे, नेबुला, शनि, 4 चीज़ें दी गई थी, इनमें से आपको अलग बताना था कौन सा इनमें से अलग होगा। उसके बाद में एक छोटी सी सीरीज दी गई थी 3, 4, 5, इसके बाद में क्या आएगा, तो 6 आ जाएगा। अगला, अल्फ़ाबेट के दो प्रश्न जो है अल्फ़ाबेट सीरीज से ही पूछे गए थे। कैलेंडर के प्रश्न देख लीजिए, क्लॉक आज नहीं आई थी, कैलेंडर आया था। आज अगर रविवार है तो 1344 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये पूछा गया था। वर्ष 2000 से लेकर के 2099 तक कितने लीप ईयर होंगे, डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद में पेपर कटिंग से 3 प्रश्न आए थे, पेपर कटिंग से 3 प्रश्न थे, पेपर फोल्डिंग का 1 प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद में ऊंचाई क्रम में कि कौन किससे बड़ा है, छोटा है, फिर उस क्रम में सजा करके, ऐसा एक प्रश्न था। एक प्रश्न फ्लोर पजल से पूछा गया था 8 लोगों वाला, तो पजल की वीडियो हमने बना रखी है और जिन लोगों ने नोट्स लिया है उसकी पीडीएफ भी दे रखी है, और पजल के तीनों प्रकार की जो पजल होती हैं उनकी पीडीएफ हमने आपको दी है, अच्छे से थोड़ा सा देख करके जाइएगा। अगला, सिटिंग अरेंजमेंट का 1 प्रश्न और डायरेक्शन के 3 प्रश्न पूछे गए थे। चलिए प्रश्नों की संख्या देख लेते हैं। देखो, प्रश्नों की संख्या मैथ जो है वो 22 नंबर का आया है, रीजनिंग 42 नंबर की, लगभग 65 नंबर की, ये दोनों मिलाकर के आए हैं। साइंस लगभग आज आपका 10 ही नंबर का है, 12 नहीं कह सकते हैं। बाकी आपका रिमेनिंग जीके जीएस करंट अफेयर है। नंबर की बात कर लेते हैं तो 80-80 वाले आज हमको 2 लोग मिले हैं, देखा ही आपने। 77, 81, 75, 82, यहाँ तक आज स्कोर देखने को मिला है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर मैसेज करके आप लोग नोट से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको 11 तक की पीडीएफ डाल दी गई है। 12-13 वाली पीडीएफ जो है, 12 वाली पीडीएफ आज हम डलवा देंगे। धीरे धीरे वहाँ पर भी पीडीएफ पहुँचेगी, केवल वहाँ पर एग्जाम एनालिसिस की पीडीएफ पहुँचती है। बाकी जो सारी पीडीएफ नोट्स वगैरह हैं वो सब आपको पेड मिलेंगे। 179 में आपको एएसआई एलडीसी कांस्टेबल के नोट्स मिलेंगे, 199 में आपको एमपीएसआई के नोट्स मिलेंगे। दोनों नोट्स अगर आप एक साथ में लेना चाहते हो तो 300 रुपये में आपको दोनों नोट्स एक साथ में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, और अपने प्रश्नों को इसी नंबर पर आपको सेंड कर देना है, जैसे आज भाई ने सेंड किया था, व्हाट्सअप कर देना है आपको बाहर निकलते ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।